नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। दिस इज धीरज द्विवेदी फ्रॉम गुरुजी वर्ल्ड। आशा करते हैं दोस्तों आप रोजाना की तरह बेहतर होंगे, आपका परिवार बहुत ही अच्छा और उम्दा होगा। आज इस वीडियो के अंतर्गत हम साइकोलॉजी के मोस्ट टॉप ट्रेंडिंग क्वेश्चंस करेंगे, यानी क्वेश्चंस की संख्या अगर देखें तो पूरे 30 क्वेश्चन करेंगे और बहुत ही तेजी से इस वीडियो को खत्म करेंगे। तो हर बहन हर भाई अच्छी तरीके से वीडियो को वॉच करें। तो दोस्तों ये रहा स्क्रीन पर आपका पहला क्वेश्चन। हर बहन हर भाई कंसंट्रेशन के साथ वीडियो को वॉच करेगा, यानी अभी तक आपको ये पता हो जाएगा कि अभी इन क्वेश्चंस को लगाने के बाद हमें क्या क्या पढ़ना है, ठीक है ना। रोजाना यहाँ पर न्यू टॉप ट्रेंडिंग क्वेश्चंस की बात होती है। पहला क्वेश्चन है, संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है? प्रतिदर्श सिद्धांत, समूह कारक सिद्धांत, गिलफोर्ड का सिद्धांत या फ्लूइड तथा क्रिस्टलाइज्ड का सिद्धांत। जब भी हम बात करते हैं संज्ञान की तो हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं लगभग अमूमन जितने भी बुद्धि के सिद्धांत हुए हैं संज्ञान की बात हुई है। लेकिन एक ऐसा सिद्धांत जिसको हम गिलफोर्ड का सिद्धांत कहते हैं, संज्ञान मेन रूप से वहीं पर प्रयोग, यानी अगर हम बात करें 1959 की बात थी, गिलफोर्ड तथा उसके सहयोगियों ने एक सिद्धांत निकाला, यानी जिसको हमने कहा त्रिविमीय सिद्धांत। त्रिविमीय सिद्धांत अगर आता है या त्रियामी सिद्धांत अगर आता है तो आपको डरना नहीं है, सिद्धांत का नाम नहीं बदलेगा। त्रिविमीय और त्रियामी सिद्धांत किसने दिया है? गिलफोर्ड का सिद्धांत दिया है। इनमें इन्होंने 3 फैक्टर बताए थे, संक्रिया, विषय वस्तु और उत्पाद, यानी ऑपरेशन, कंटेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। बहुत अच्छे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। तो क्वेश्चंस क्या तैयार हो गया है कि अगर क्वेश्चन ये पूछे कि त्रिविमीय सिद्धांत किसने दिया है, त्रियामी सिद्धांत किसने दिया है, तो भी हमारा गिलफोर्ड का सिद्धांत हो जाएगा, यानी गिलफोर्ड्स 3 डायमेंशनल थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। क्लियर, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे। नेक्स्ट वन गाइस बहुत अच्छे। बालक में नैतिकता का विकास चरणबद्ध तरीके से होता है, यह कथन किसका है? जब भी मैं बात करता था कि नैतिकता, जब भी मैं बात करता था यहाँ पर संज्ञानात्मक सिद्धांत की, तो मैं आपसे कह देता था कि यहाँ पर पियाजे साहब मेन रूप से हो जाएंगे। जब मैं आपसे कहता था कि सामाजिकता की बात करता था, सामाजिकता की, तो मैं आपसे कह देता था कि वाइगोस्की की बात आ जाएगी। लेकिन अगर मैं कहता हूँ नैतिकता की बात आएगी तो वो कोहलबर्ग के साथ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। इन्होंने 3 चरणों में अपनी चीज़ों को बांटा है, 3 स्टेजेस में, और हर स्टेजेस की 2-2 सब स्टेजेस की बात हुई है, तो ये भी याद रखिएगा। तो नैतिक विकास का संबंध किसने दिया है? कोहलबर्ग ने दिया है। मनोसामाजिक सिद्धांत किसने दिया है? या एरिक्सन ने दिया है। सिगमंड फ्रायड आपका मनोविश्लेषणवाद, एल्बर्ट बंडूरा, मैंने आपको पूरा सिद्धांत पढ़ाया है, किस तरीके से जो है सिद्धांत है, अच्छी तरीके से प्लेलिस्ट में वॉच करें। बहुत अच्छे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 नेक्स्ट वन गाइस बहुत अच्छे। यहाँ पर चैनल पर आई हर बहन, चैनल पर आया हर भाई, मेरा परिवार है एक संयुक्त, इसलिए कोई भी क्लासेस के लिए एक भी पैसे की डिमांड नहीं की जाती है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पुराने बच्चों का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स आप सभी यहाँ पर विश्वास बनाए रखने के लिए। आशा है नए बच्चों से भी बहुत प्यार मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। दीर्घकालिक जो है स्मृति बहुत हद तक किसके सहयोग से पूर्ण होती है? संकलित अभ्यास, रटंत अभ्यास या अर्थपूर्ण अधिगम वितरित अभ्यास। देखिएगा इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर चला जाएगा वो मेन रूप से आपका चला जाएगा। जब दीर्घकालिक स्मृति की बात होती है, मैंने कहा स्मृति वो पॉइंट होता है जो आपने चीज़ों को अच्छी तरीके से याद करके रखा है, या भूल गए हो तो आप थोड़ा सा जोर लगाते हो, पुनः स्मरण करने पर वो हमारा वापस आ जाता है, हम उसको स्मृति कहते हैं। ये राइट आंसर चला जाएगा अर्थपूर्ण अधिगम के साथ, क्योंकि हमें निगेटिव के लिए निगेटिव आंसर और यहाँ पर पॉजिटिव था तो पॉजिटिव के लिए पॉजिटिव आंसर लगाना पड़ेगा। जी हाँ, बहुत बढ़िया गाइस, बहुत अच्छे। तो अर्थपूर्ण अधिगम हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपके दिमाग को चेक करेगा। पेडागोजी इस तरह का क्वेश्चन है। कह रहा है नए छात्रों को स्कूल के वातावरण में समायोजित करने हेतु सर्वाधिक आवश्यकता होती है। नए छात्रों को स्कूल का एनवायरनमेंट अलग था, उनके समाज का एनवायरनमेंट अलग था, उनके परिवार का एनवायरनमेंट अलग था। अब बच्चे आए हैं स्कूल में, तो कैसे सामंजस्य जो है स्थापित करेंगे, कैसे जो है बैलेंस बनाएंगे, कैसे क्या होगा? अब ऑप्शंस पर चलते हैं। शैक्षिक निर्देशन की, पाठ्यक्रम में परिवर्तन की, खेल के मैदान की, या फिर किसी संबंधी छात्र की। जब भी हम बात करते हैं संबंधी छात्र कट गया, पाठ्यक्रम में परिवर्तन कर देंगे क्या बच्चे के लिए? नहीं, हमें बच्चे के अनुरूप तो पढ़ाना होगा, लेकिन हम पाठ्यक्रम में परिवर्तन नहीं करेंगे, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए या तो सी में होगा। तो भाई ऑप्शन नंबर जो ए वाले बच्चे हैं बिल्कुल सही है। शैक्षिक निर्देशन एक बात आती है जो एक शिक्षक की दृष्टि से, विद्यालय की दृष्टि से बच्चे में यहाँ पर गूंथी जाती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। बहुत अच्छे गाइस, बेहतरीन। हाँ, उड़ाइया को क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वन। बहुत अच्छे गाइस, बहुत अच्छे, बेहतरीन, धुआं धुआं करिएगा। क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिएगा ये क्वेश्चन पेडागोजी में जबरदस्त
क्वेश्चन माना जाता है। अब किस तरीके से इन क्वेश्चंस को देखेंगे, आपसे कह रहा है, क्या कह रहा है, आपसे ये कह रहा है मानसिक रूप से अस्वस्थ बच्चे के लिए लाभकारी है। मानसिक रूप से अस्वस्थ बच्चे के लिए लाभकारी है शैक्षिक प्रशासन, नैदानिक मनोविज्ञान, व्यवहारिक मनोविज्ञान या शिक्षा मनोविज्ञान। जब भी हम बात करते हैं या तो बच्चा ऑप्शन नंबर डी लगाता है या तो बच्चा ऑप्शन नंबर बी लगाता है। एक ऐसा तबका है जो ऑप्शंस में मैं देख रहा हूँ, चैट बॉक्स में आपके दिमाग को भी मैं परखता हूँ, क्योंकि भाई मनोविज्ञान पढ़ाता हूँ यहाँ पर, और पढ़ता भी हूँ साथ साथ आपके साथ। तो कहीं ना कहीं आप कहते हो सर 50% बच्चे ऑप्शन नंबर बी को ट्राई कर रहे हैं और 50% बच्चे ऑप्शन नंबर डी। तो भाई सिंपल सी बात है, नैदानिक मनोविज्ञान हो जाएगा, क्योंकि हम विकार की बात कर रहे हैं। हम बच्चा अस्वस्थ है किसके तरीके से, मानसिक रूप से, मेंटल स्तर का जो पोजीशन है उसका बैलेंस में नहीं है, और उसको सही करने के लिए हम नैदानिक यानी समस्या को पता लगा के उसका निदान इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर बी का राइट आंसर चला जाएगा। बहुत अच्छे गाइस, बेहतरीन। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे। आप देखते हैं कितना जो है इस क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए, आपके बीच का ये क्वेश्चन है और आप किस तरीके से बहन भाई लगाते हैं। बालक के शैक्षिक विकास के मापन हेतु सर्वाधिक आवश्यक क्या है। बालक के शैक्षिक विकास के मापन हेतु सर्वाधिक आवश्यक क्या है। उनकी प्रगति है, उनकी ज्ञान क्षमता है, उनकी जीवन शैली है, या उनकी शारीरिक बनावट है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि शारीरिक बनावट की कोई बात नहीं होती है शैक्षिक विकास के मापन के लिए। तो मैं ये कह सकता हूँ कि क्या जीवन शैली या उनकी प्रगति। तो कहीं ना कहीं दो ऑप्शन में आप कंफ्यूज हो। तो यार सिंपल सी बात है कि जब भी हम किसी भी शैक्षिक का मापन करते हैं कि बच्चे ने किस हद तक किसी ज्ञान को अपने दिमाग में सेट करा है, प्राप्त करा है, तो भैया ऑप्शन नंबर बच्चे जो बी लगा रहे हैं वो बिल्कुल सही हैं। यानी किस हद तक उनकी ज्ञान की क्षमता, कैपेसिटी को अपने दिमाग में सेट किया है, यही तो भाई इसी का तो आप मापन करोगे, है ना। जी हाँ, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी राइट चला जाएगा। अच्छा, मूल्यांकन और अगर हम आकलन की बात करते तो हम कहीं ना कहीं ऑप्शन नंबर ए के साथ भी हम चले जाते। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, मतलब पियाजे से जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन। अब देखिएगा, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में बालक परिकल्पनात्मक ढंग से समस्याओं पर विचार कर सकता है। याद रखना है, अगर जीन पियाजे आपने नहीं पढ़ा है सिद्धांत, तो आपने मनोविज्ञान को कुछ नहीं पढ़ा, याद रखना। तो जीन पियाजे को पढ़ने के लिए लाखों बच्चे उस वीडियो को देखे हैं। आप कहाँ हैं सर, आपको देखनी चाहिए वीडियोस, हमारी ना देखिए, किसी अन्य शिक्षक की देखिए, लेकिन पढ़ के जाना है। अगर वो वीडियो आपको 10 मिनट में क्लियर कर दी जाए, तो वीडियो को अगर आप नहीं मिल पाती है तो हर वीडियो को गोहल वर्ग की बात करें तो आपको मेरे चैनल पे जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको मेरी वीडियो अगर पढ़नी है तो आपको करना क्या है, गुरुजी वर्ड या आपको कोहलर वाई गुरुजी वर्ड, है ना, पियाजे वाई गुरुजी वर्ड, कोई आपको डाल देना है, लास्ट में गुरुजी वर्ड लगा देना है, सर्च कर लेना है यूट्यूब पर, पहली वीडियो खुल जाएगी। अब देखिए, बात करते हैं इस क्वेश्चन का, जो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब फर्क बताते हैं। मैंने आपसे कहा पियाजे ने 4 अवस्थाएं दी हैं, एक दी है आपकी, समझिएगा फ़र्क क्या है इस क्वेश्चन का। एक अवस्था आपका है, कहता है इंद्रिय गामक है। दूसरी अवस्था आपसे कहता है पूर्व संक्रियात्मक, और तीसरी अवस्था आपसे कहता है मूर्त संक्रियात्मक, और चौथी अवस्था आपसे कहता है अमूर्त संक्रियात्मक। जो इंद्रिय गामक अवस्था है ना, इसमें बच्चा इंद्रिय छोटा बच्चा होता है और पूर्व संक्रियात्मक बच्चा होता है थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। मूर्त में बच्चा चिंतन करने लगता है, 7 से 11 साल की एज होती है। अमूर्त में बच्चा अपने हिसाब से समस्या को हैंडल करता है। इसलिए जब समस्या को हैंडल करने लगता है, बच्चा बड़ा हो जाता है, तो इस एज को हम कहते हैं 11 से 14 साल एज। ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। इसमें बच्चा अमूर्त रूप से चिंतन करता है, यानी किससे करता है, अमूर्त रूप से चिंतन करता है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। निम्न में से क्या प्रगतिशील शिक्षा का वास्तविक लक्ष्य होता है। बहुत अच्छे गाइस, बेहतरीन। हम वीडियो को जब भी वॉच करें तो हमारे माइंड को सेटअप ऐसा होना चाहिए कि वीडियो ख़त्म होने के बाद ही हम दूसरा वीडियो ओपन करेंगे। जब तक हमारा लक्ष्य नहीं ख़त्म होता, हम छोटे छोटे लक्ष्य को अवॉइड कर देते हैं, तो हम अपने बड़े लक्ष्य को भी अवॉइड करने लगते हैं। इसलिए याद रखिएगा, जीवन में अभिलाषाएं कम रखिएगा और खुश रहना सीखिएगा। अपने लक्ष्य को, चाहे वो छोटा लक्ष्य हो दिन का, पूरा करके ही चैन की नींद सोइएगा। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से क्या प्रगतिशील शिक्षा का वास्तविक लक्ष्य होता है। प्रगतिशील शिक्षा का मतलब आप समझ लीजिए आज क्या होता है कि प्रगतिशील शिक्षा बाल केंद्रित शिक्षा होती है। समझ लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। कैसी होती है अगर पूछा जाए तो बाल केंद्रित होती है। इसमें क्या करा जाता है, बच्चे के चौमुखी विकास के लिए कार्य किया जाता है। यानी बच्चे को स्टार्टिंग से ही उसके जीवन को बनाने के लिए स्टार्टिंग से ही उसमें लग जाना,
ठीक है ना, वही प्रगतिशील शिक्षा है। यानी जीवन जीने का प्रशिक्षण प्राप्त करना, ये आपका प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत आता है। आपसे एक और भाषा में मैं बात बताता हूं कि प्रगतिशील शिक्षा प्रायः बाल केंद्रित होती है। ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बाल केंद्रित होती है। इसमें बच्चा चौमुखी विकास के लिए यहाँ पर ध्यान रखा जाता है। प्रगतिशील कक्षा में क्या होता है, यहाँ पर लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उसके शुरू से ही उसके जीवन जीने का प्रशिक्षण उसको प्राप्त करवाया जाता है। तो याद रखना है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे, बहुत ही गजब का क्वेश्चन है। देखिएगा किस तरीके से आप इस क्वेश्चन को ले जाते हैं। सामाजिक परिवर्तन के लिए जब पुराने विचारों के स्थान पर नए विचारों को अपनाया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है। बहुत अच्छे। जब भी हम बात करते हैं नए विचारों को, परिवर्तन की बात, एक वर्ड जब भी हमारे अंदर दिमाग में आए कि सामाजिक परिवर्तन, जो परिवर्तन होता है एक चीज़ से दूसरी चीज़ में अपने विचारों का, हम उसको कहते हैं नवाचार। हम उसको कहते हैं नवाचार कहते हैं। इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट आपको ले लेना है। इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट आपको ले लेना है फटाफट। बहुत अच्छे, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जी हाँ, अपने दोस्तों से भी पूछिएगा तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट वन गाइस, बहुत अच्छे 10, क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। निम्नलिखित में से किस अधिगम प्रणाली में बालक के मस्तिष्क का सबसे अधिक प्रयोग होता है। हम जब भी कहते हैं कि बालक के मस्तिष्क का, क्या मैं नकल के द्वारा अनुकरण की का मतलब होता है कि जैसा माता करती है वैसा बच्चा नकल करके करता है तो अनुकरण होता है। अनुबंधन की बात करते हैं, जब दो परिस्थितियों के बीच में संबंध बनता है तो हम उसको अनुबंधन कहते हैं, जिसके जनक है पावलोव, मिस्टर पावलोव। प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत दिया है थॉर्नडाइक ने। आप कहते हो क्या उनकी बात होती है क्या, यहाँ पर आप बताइएगा फटाफट। नहीं, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। जहाँ पर सबसे ज़्यादा मस्तिष्क का प्रयोग होता है वो अंतर्दृष्टि का सिद्धांत होता है। इनसाइट थ्योरी की बात होती है जो कोहलर साहब ने दी है। ठीक है, कोहलर साहब ने दी है। उन्होंने कहा है समस्या का समाधान अचानक होता है। अचानक की बात है, अचानक एक वर्ड दिमाग में हमेशा बना रहना चाहिए जब भी कोहलर का सिद्धांत आप पढ़ते हो। कोहलर के सिद्धांत में अगर हम आपको बताएं, जिसको अंतर्दृष्टि सूझ का सिद्धांत कहा जाता है, इनसाइट थ्योरी कहा जाता है, जिसमें सुल्तान पर प्रयोग करा था कोहलर ने, गेस्टाल्टवादी के रूप में आते हैं। चिंपैंजी था, वनमानुस था, जो भी आप कह लीजिएगा, 6 चिंपैंजीज की बात करी थी कुछ। नेक्स्ट वन गाइस, बहुत अच्छे, आपके दिमाग को चेक करेगा ये पेडागोजी का जबरदस्त क्वेश्चन। आप एक अध्यापक या अध्यापिका बन के जाएंगे तो फिर क्या करेंगे जब आप प्रश्न पूछेंगे कक्षा में। एक शिक्षक होने के नाते आप कक्षा शिक्षण के दौरान निम्नलिखित में से किन बालकों से प्रश्न पूछना पसंद करेंगे। सबसे कमज़ोर बालकों से, औसत दर्जे के बालक से, या फिर पढ़ाई में तेज बालकों से, या फिर ऑल यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट होंगे सभी बालकों से। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, भेदभाव नहीं करना है, जाति धर्म संप्रदाय या छोटा बच्चा बड़ा बच्चा, हीन बच्चा कमज़ोर बच्चा, है ना। तो यहाँ पर सारे बच्चों से प्रश्न पूछना है, क्योंकि प्रश्न पूछना एक सक्रियता भागीदारी होती है। और मैं ये कह सकता हूँ कि जिज्ञासु की यहाँ पर सबसे बेस्ट मेथड है कक्षा में प्रश्न पूछना। बहुत अच्छे, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 नेक्स्ट वन, बहुत अच्छे, धुआं धुआं उड़ाएगा। इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से धुआं धुआं उड़ा देना है। क्या सर, धुआं धुआं उड़ा देना है। निम्नलिखित में से क्या एक अच्छी पाठ्य पुस्तक के गुण है। निम्नलिखित में से क्या एक अच्छी पाठ्य पुस्तक के गुण हैं, आपको बताना है। जी हाँ गाइस, बहुत अच्छे, तो राइट आंसर बच्चे कह रहे हैं ऊपरी साज सज्जा। क्या आप ऊपरी तरीके से देखते हो कि पुस्तक अच्छी लग रही, वो है इंपॉर्टेंट। या उपयुक्त तो उदाहरण द्वारा विषय वस्तु का प्रस्तुति करना, तो ये इंपॉर्टेंट है। कम दाम या उचित भाषा, तो मैं कह सकता हूँ या तो बी ऑप्शन होगा या तो डी ऑप्शन होगा। तो भाई जो बी ऑप्शन लगा रहे हैं वो कहीं ना कहीं बिल्कुल अपनी बात पर सहमत हैं, यानी बिल्कुल सही है। कहीं ना कहीं जो किताब होनी चाहिए एक इस तरीके की किताब होनी चाहिए जो उपयुक्त तो उदाहरण द्वारा विषय वस्तु का यहाँ पर प्रस्तुतिकरण होना चाहिए। हर पाठ में अभ्यास, हर पाठ में अंतःनिर्मित अभ्यास होने चाहिए। हर तरीके से एक बच्चे के अनुरूप पुस्तक होनी चाहिए। नेक्स्ट वन, बहुत अच्छे, क्वेश्चन नंबर 13, तो बहुत चिंदी सा क्वेश्चन है। मैंने कहा एक बच्चा जो डॉट डॉट से ग्रस्त है वह सा और वाज न्यूक्लियर और अनक्लियर में अंतर नहीं कर सकता है। तो मैं ये कहता हूँ कि वो बच्चा सा और वाज में कोई फ़र्क नहीं समझता है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि बच्चा पढ़ने में अक्षमता रखता है। पढ़ने में अक्षमता अगर रखता है तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि जब पढ़ने में अक्षमता रखता है तो पढ़ने के विकार को हम कहते हैं डिसलेक्सिया। वो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। जब भी हम डिस्ग्राफिया की बात करते हैं तो लिखने का अक्षमता होता है। जब भी हम गणित की बात करते हैं तो वो डिस्कैलकुलिया की बात आती है। यहाँ पर डिसलेक्सिया हो जाएगा।
ठीक है जी हाँ, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया गाइस। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करेंगे। 14 बहुत अच्छे, बहुत ही जबरदस्त टॉप ट्रेंडिंग क्वेश्चंस। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत ये बताता है, ध्यान दीजिएगा, कौन सा सिद्धांत ये बताता है कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ की बड़ी चट्टान के समान है। मानव मस्तिष्क एक बर्फ की बड़ी चट्टान के समान है जो कि अधिकांश छुपी रहती है एवं उसमें समस्त चेतन के 3 स्तर होते हैं। तो भाई मुझे ये एक बात बताना, जब भी चट्टान वर्ड आए दिमाग में फिट कर लेना, हमेशा सिगमंड फ्राइड आंसर मार देना। सिगमंड फ्राइड, मानव मस्तिष्क एक बर्फ की चट्टान की बात करें तो सिगमंड फ्राइड मार देना, लेकिन ऑप्शन में तो सिगमंड फ्राइड है नहीं। तो मुझे बस इतना बता दो मेरे भाई, सिगमंड फ्राइड का कोई सिद्धांत ऑप्शन में दिख रहा है? सिगमंड फ्राइड का कोई ऑप्शन में दिख रहा है? तो आप कहोगे बिल्कुल साफ दिख रहा है, मनोविश्लेषण का सिद्धांत तो इन्हीं ने दिया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, चेतन अचेतन अधचेतन इड और ईगो सुपर ईगो पर इन्होंने कार्य किया। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बहुत जबरदस्त गाइस, बहुत। क्वेश्चन नंबर 15 बेहतरीन, धुआं धुआं कर दीजिएगा इस क्वेश्चन को, अच्छी तरीके से इस क्वेश्चन को करिएगा। टॉप ट्रेंडिंग क्वेश्चन में जाना जाता है ये क्वेश्चन। नए नए क्वेश्चन की श्रृंखला में बहुत सारे बच्चे परेशान हो जाते हैं कि सर मेरा गलत हो रहा, मेरा गलत होता, मैं वीडियो छोड़ दूंगा। अरे छोड़ दो मेरे भाई, जब तक यार क्वेश्चन करने में मज़ा ना आए, गलत ना हो क्वेश्चन, तब तक यार कैसे मज़ा आएगा, है ना। चीज़ें आसान थोड़ी ना होती हैं एग्ज़ाम को क्रैक करना। चीज़ें आसान तब होती हैं जब आपने हद तक, टॉप लेवल तक पढ़ के रखा होता है, तब देखिए एग्ज़ाम क्या, एग्ज़ाम फटेगा और एग्ज़ामिनर भी फटेगा, जी हाँ, और वैकेंसी भी फटेगी। क्वेश्चन नंबर 15 बात करेंगे सृजनशीलता के पोषण के लिए एक अध्यापक को निम्नलिखित में से किस विधि का सहायता लेनी चाहिए। तो भैया यहाँ पर व्याख्यान विधि, दृश्य श्रव्य सामग्री हर चीज़ में, हर स्कूल में, हर जगह यहाँ पर नहीं उपलब्ध है, लेकिन हाँ मैं ये कह सकता हूँ कि वेन स्टार्मिंग विधि जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वेन स्टार्मिंग विधि जो है किसके लिए, सृजनशीलता के पोषण की बात कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, विचार बेस आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बहुत बढ़िया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। चैनल को सब्सक्राइब सभी बच्चे कर लेंगे और वीडियो को लाइक प्रेस मारो, लाइक प्रेस मारो फटाफट, लाइक हर बच्चा प्रेस मारेगा। चलते हैं, तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लाइक प्रेस मार दीजिएगा, गलत बात है, बहुत बढ़िया। बात करें क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, हाँ जी, देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो अगर हम बात करें कथन कौन सा सही नहीं है, आवश्यकता वंचना के शारीरिक आवश्यकता का परिणाम नहीं है, अंतर्नोद आवश्यकता का मनोवैज्ञानिक परिणाम है, आवश्यकता एवं अंतर्नोद समान नहीं है बल्कि समांतर हैं, मूल प्रवृत्तियां आंतरिक जैविक बल हैं। तो मूल प्रवृत्तियां तो आंतरिक जैविक बल होते हैं, क्या मूल प्रवृत्तियां 14 होती हैं? सिद्धांत किसने दिया? विलियम मैकडोगल ने दिया। क्या क्या उनके आवेग होते हैं? तो मैंने आपको बताया था, ये नहीं हो सकता आंसर। आवश्यकता एवं अंतर्नोद समान नहीं है बल्कि समानांतर हैं, ये भी बिल्कुल सही है। तो आंसर बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि नहीं है वाला पूछा है। अंतर्नोद आवश्यकता का मनोवैज्ञानिक परिणाम है, बिल्कुल अंतर्नोद जो होता है वो आवश्यकता का मनोवैज्ञानिक परिणाम है, ये भी आपका आंसर सही है। तो ये भी तीनों आंसर नहीं हो सकते। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आवश्यकता वंचना की शारीरिक अवस्था नहीं है, तो यहाँ पर ये अवस्था आपकी नहीं है, यही गलत है, जबकि होती है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इतना सिंपल सा है कि आप एक एक सेकंड में इस चीज़ को उड़ा देंगे, एक सेकंड में इस चीज़ को उड़ा देंगे। तो अभी देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। वंचित समूहों के विद्यार्थियों को समान विद्यार्थियों के साथ साथ पढ़ाना चाहिए, इसका अभिप्राय क्या है? वंचित समूहों के विद्यार्थियों को समान विद्यार्थियों के साथ साथ पढ़ाना चाहिए, क्या अपवर्जक शिक्षा कहलाएगी, एकीकृत शिक्षा कहलाएगी या विशेष शिक्षा कहलाएगी? तो भैया मैंने कहा कि एक छत के नीचे एक स्कूल में, एक छत के नीचे एक ही स्कूल में, क्या सर, एक ही स्कूल की बात करें तो मैं ये कह सकता हूँ कि सभी धर्म, जाति, संप्रदाय, भाषाई क्षेत्र के कमज़ोर कैसे भी लड़के, सभी को एक छत के नीचे पढ़ाया जाना समावेशी शिक्षा के अंतर्गत एनसीएफ 2005 की बात करता है। 18 क्वेश्चन, नेक्स्ट वन गाइस, बहुत अच्छे। अधिगम क्षमता निम्नलिखित में से किससे प्रभावित नहीं होती है? अधिगम क्षमता निम्नलिखित में से किससे प्रभावित नहीं होती है? राइट आंसर आपको मारना है, राइट आंसर आपको मारना है। जी हाँ, बहुत अच्छे, बेहतरीन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? देखिए, जब भी हम बात करते हैं तो आप ये सोचते हैं कि इस क्वेश्चन में आप वातावरण लगाएं या प्रशिक्षण अंतरण लगाएं।
तो आप याद रखिएगा, आप ये याद रखिएगा कि अधिगम क्षमता निम्नलिखित में से किससे प्रभावित नहीं होती है। प्रशिक्षण शिक्षण की बात करते हैं, आनुवांशिकता की बात करते हैं, तो मैं ये कह सकता हूँ ऑप्शन नंबर जो बच्चे सी लगा रहे हैं, जो बच्चे यहाँ पर बिल्कुल गलत है। राष्ट्रीयता की बात होती है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि नहीं की बात करी थी। आनुवांशिकता, वातावरण, प्रशिक्षण शिक्षण, ये तीनों ऑप्शंस आपके आ जाते हैं। ये पॉजिटिव वे में आते हैं, ये नेगेटिव वे में आते हैं, तो नेगेटिव के साथ हमारा आंसर चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कह रहा प्रकृति पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। प्रकृति पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। आनुवांशिकी एवं वातावरण, व्यवहार एवं वातावरण, वातावरण एवं जीव विज्ञान, या वातावरण एवं पालन पोषण। बहुत अच्छे गाइस, प्रकृति पोषण विवाद, इनमें से निम्नलिखित में से कौन किससे संबंधित है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जब हमारे हेरिडिटी और एनवायरनमेंट के बीच में जब कोई भी बात आती है तो हम उसको प्रकृति पोषण विवाद कहते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर गाइस चला जाएगा। एक ही साथ आनुवंशिकता वो होती है जो हम शरीर में अपने परिवर्तन पूर्वजों के कारण लाए हैं, और एनवायरनमेंट वो होता है जो हमने अपने ज़मीनी स्तर पर समाज में, विद्यालय में, परिवार में अपने अंदर चेंजमेंट पाया है, एनवायरनमेंट का जो हमारे ऊपर फर्क पड़ा है। नेक्स्ट वन गाइस, क्वेश्चन नंबर 20 बहुत अच्छे गाइस, बेहतरीन। 20 से लेकर 30 क्वेश्चन तक जैसे बच्चे यहाँ पर हैं वीडियो में, बिल्कुल वैसे ही ठहर जाएंगे। 20 से 30 क्वेश्चन में पैडागोजी के जबरदस्त और 2-3 कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन मिलेंगे, ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिकरण की निष्क्रिय एजेंसी है। कौन सी सामाजिकरण की निष्क्रिय एजेंसी है, अगर हम बात करें स्वास्थ्य क्लब की, परिवार की, इको क्लब की, या सार्वजनिक पुस्तकालय की। जब भी हम सामाजिकरण की निष्क्रिय एजेंसी की बात करते हैं तो हम राइट आंसर की तरफ जाते हैं कि भाई सक्रिय कौन सी हो सकती है। स्वास्थ्य क्लब एक सक्रिय है, परिवार तो भाई सक्रिय में आता ही है, इको क्लब की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं ये भी आपका आता है। लेकिन सार्वजनिक जो पुस्तकालय है ना, बच्चे कभी आंसर गलत करके, हमेशा गलत करके आते हैं, तो वो क्या लगा देते हैं, वो इको क्लब लगा के आते हैं या स्वास्थ्य क्लब लगा देते हैं। निष्क्रिय में भैया हमेशा याद रखना है सार्वजनिक पुस्तकालय हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बहुत अच्छा, बेहतर। क्वेश्चन नंबर 21 स्क्रीन पर ये रहा, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सीखने की शैली का एक उदाहरण है। दोस्तों सिंपल सी बात है, धुआं करना। ये क्वेश्चन टॉप ट्रेंडिंग में एक बहुत जबरदस्त क्वेश्चन रहता है, कठिन स्तर का। इस क्वेश्चन को नोट डाउन करेगा फटाफट। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बच्चे कह रहे हैं सर, देखिएगा यहाँ पर उदाहरण पूछा है सीखने का। सीखने का उदाहरण होता है कहीं ना कहीं हम चीज़ों को कितनी अच्छी तरीके से, कंसंट्रेशन से हम चीज़ों को सीख रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं चाक्षुष, ठीक है ना, जिसको हम चाक्षुषीकरण भी कहते हैं। और राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ चला जाएगा। हम किसी चीज़ की संग्रहण नहीं कर रहे, तथ्यात्मक की बात नहीं कर रहे, स्पर्श की बात नहीं कर रहे, क्योंकि हम चीज़ों को सीख रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करेंगे, आपके पॉजिटिविटी को चेक करेगा। यहाँ पर देखिएगा आप कितनी तरीके से, मैंने आपको बताया क्रियात्मक अनुसंधान, बार बार अपने वीडियोज़ में, लेक्चर्स में मैंने बताया है कि क्या होता है। हमने कहा है क्रियात्मक अनुसंधान वो होता है जब आप किसी विद्यालय, किसी समाज, किसी शैक्षिक प्रणाली में आप सुधार करना चाहते हो, तो कहीं ना कहीं क्रियात्मक अनुसंधान की बात होती है। मैं देखता हूं क्या ऐसा ऑप्शन है कहीं पर। नवीन ज्ञान की खोज, शैक्षिक परिस्थितियों में व्यवहार विज्ञान का विकास, नहीं साहब। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा, क्योंकि बात आती है विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक कार्यप्रणाली में सुधार लाना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी के साथ चला जाएगा। ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। जी हाँ, सुधार लाने की बात हम करते हैं क्रियात्मक अनुसंधान में। यह क्वेश्चन बहुत ही टॉप ट्रेंडिंग क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से अपने वीडियोस में, अपने कॉपी में, अपने गैलरी में जिस तरीके से आप सेव कर पाते हो कर लीजिएगा। मुझे नहीं पता, एग्जाम में क्वेश्चन ये आता है, गलत नहीं होना चाहिए। अभिक्रमायोजित अधिगम का प्रत्यय किसने दिया है। बहुत सारे जगह आपको हल भी मिल जाएगा, बहुत जगह हल भी आपको किताबों में मिल जाएगा, लेकिन आपका राइट आंसर एक्चुअल में अगर देखा जाए एनसीईआरटी के मुताबिक वो हो जाएगा स्किनर, ठीक है, स्किनर हो जाएगा। और हमने आपको पहले भी बताया है, चीज़ों को एनसीईआरटी के मुताबिक लगाते हैं। जब भी स्टेट लेवल में जब आपकी आंसर की सही की जाती है तो भाई उसी आधार पर आगे भी क्वेश्चंस के आंसर माने जाते हैं। लेकिन फिलहाल यहाँ पर जो राइट आंसर जाएगा स्किनर के साथ जाएगा। स्किनर क्रियाप्रसूत के लिए जाने जाते हैं, स्किनर आर टाइप थ्योरी के लिए जाने जाते हैं, चूहे पर प्रयोग करा था, और स्किनर हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर चले जाएंगे। वॉटसन जाने जाते हैं विहेरिज्म पुस्तक के लिए। विहेरिज्म पुस्तक भी लिखी है, व्यवहारवाद के जनक हैं थॉर्नडाइक। प्रयत्न एवं भूल के सिद्धांत, पहले मनोवैज्ञानिक जिन्होंने सबसे पहले अधिगम का नियम दिया है। और हल कौन थे, सीएल हल हैं वो, जो पुनर्वलन के जनक हैं। फिलहाल ऑप्शन नंबर स्किनर के साथ चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 गाइस, बेहतरीन। 24 से लगभग 30 क्वेश्चन हम लोग वीडियो के एंडिंग पॉइंट पर हैं, अच्छी तरीके से बिल्कुल ठहर जाएंगे। जो भी बच्चे अभी आए हैं, जो पहले के हैं, बिल्कुल ठहर जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 24, सृजनात्मक चिंतन सदैव होता है। सृजनात्मक यानी क्रिएटिविटी की बात कर रहा है।
और क्रिएटिविटी जो होता है ना वो बराबर होता है, यानी सृजनात्मकता बराबर होता है मौलिकता प्लस उपयोगिता। सृजनात्मकता होता क्या है कि जब हम किसी कार्य को अलग ढंग से किसी अन्य तरीके से कई तरीकों से कर सकते हैं, या हम बिल्कुल नया करते हैं, कुछ न्यू इन्वेंट करते हैं, तो हम सृजनात्मकता कहलाता है। ठीक ना, याद रखिएगा ये क्या होता है, ये हमेशा रचनात्मकता होता है, यानी रचनात्मक होता है। चिंतन सदैव क्या होता है, रचनात्मक होता है। लेकिन अगर इसके बच्चे की अगर हम बात करें तो उसमें कौन सा गुण पाया जाता है, तो वो उनमें क्या होता है, अपसारी होता है। उनमें अपसारी होता है। दोनों में फैक्ट आप समझिएगा कि अभिसारी वो होता है जब आप सारी चीज़ें एक बिंदु पर समाहित होती हैं, और अपसारी वो होता है कि एक समस्या को कितने अलग अलग तरीके से कर सकता है। तो याद रखना है अपसारी बेस्ड होता है, अभिसारी थोड़ा सा एक लिमिटेशन की बात करता है। तो फिलहाल यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा, टेंशन लेने की बात नहीं है। तो दोनों क्वेश्चंस को हमने जब बताया, जब आपके रचनात्मक होते हैं तो आप रचनात्मक मारिएगा, अपसारी होते हैं तो अपसारी, दोनों कंडीशंस में बताया कि क्या क्या आंसर हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, बहुत बढ़िया। अपराधी बालकों के उपचार की कौन सी विधि नहीं है? अपराधी बालकों के उपचार की कौन सी विधि नहीं है? पर्यावरणात्मक विधि, मनोवैज्ञानिक विधि, मनोविश्लेषणात्मक विधि, या फिर प्रश्नावली विधि। जब भी हम बात करते हैं एनवायरनमेंट से कहीं ना कहीं अपराधी बच्चों को सुधारा जा सकता है क्या? बिल्कुल, कुछ ना कुछ तक हद तक फर्क आता है। क्या मनोवैज्ञानिक? बिल्कुल, ये तो हो ही सकता है, बिल्कुल होता है। और मनोविश्लेषणात्मक की बात करें तो ये भी होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ये आपका नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वन गाइस 26 की बात करेंगे। अपने अध्यापन कार्य को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए सबसे अधिक किस पर निर्भर रहना चाहिए? अपने अध्यापन कार्य को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए सबसे अधिक किस पर निर्भर होना चाहिए? तो भैया अपने ज्ञान पर, पुनर्विनेशन पर, या फिर प्रबंधन पर, या शिक्षण के संसाधनों पर। तो मैं ये कह सकता हूँ कि शिक्षण के साधन क्या हो सकते हैं? या तो किताब हो सकती है, दृश्य श्रव्य सामग्री हो सकती है, बोर्ड हो सकता है, कंप्यूटर हो सकता है, ज़्यादातर अगर देखा जाए, है ना, यही तो होता है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि कहीं ना कहीं जो आत्मनिर्भर की बात करी है, सबसे अधिक निर्भर की बात करी, वो अपने ज्ञान की बात करी, यानी बच्चे के अनुरूप उसको हम कैसे पढ़ाएंगे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। बहुत बढ़िया, हमें किसी पर डिपेंड नहीं होना है, हमें अपने ज्ञान के आधार पर बच्चे के मनोवैज्ञानिक तरीके से उसके व्यवहार को परखना है और चीज़ें उसके दिमाग में सेट करनी है। क्वेश्चन नंबर 27, सभी बच्चे लाइक को प्रेस कर देंगे, आपसे निवेदन रहेगा। और पुराने बच्चे, नए बच्चे, एक बार प्यार जताने के लिए जितने भी नए बच्चे आए हैं उन सभी से कहूँगा, एक रिक्वेस्ट रहेगी कि पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो एक वीडियो से कुछ नहीं होगा मेरे भाई। आप 10 वीडियो देख लेंगे तो मैं ये चाहूँगा कि आप पहले से बहुत बड़ा चेंजमेंट पाएंगे, 10 वीडियो केवल। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। राष्ट्रीय हित में शिक्षा, गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी आपका परिवार है और आपके द्वारा परिवार बनाया गया है। अकेले मैं कुछ नहीं कर सकता था, ठीक है ना, याद रखिएगा। 5 वर्ष के बच्चे के लिए स्कूल में किस प्रकार की गतिविधियों का आयोजन होना चाहिए? 5 वर्ष का बच्चा होता है, मैं कह सकता हूं कि कहीं ना कहीं स्टार्टिंग की होती है बाल्यावस्था। खेलकूद की सामूहिक क्रियाएं, बालक को अपने पर्यावरण को उलटने पलटने की स्वतंत्रता देना, क्रिया द्वारा अधिगम से संबंधित क्रियाएं, या फिर ऑल एबव। तो देखिएगा, 5 वर्ष के बच्चे के लिए स्कूल में किस प्रकार की गतिविधि का आयोजन होना चाहिए? तो आप ये कह सकते हो कि कहीं ना कहीं ऑप्शन नंबर, बच्चे कह रहे हैं सर डी के साथ चला जाएगा। देखो, खेल कूद की सामूहिक क्रियाएं और क्रिया द्वारा अधिगम से संबंधित क्रियाएं, बालक को अपने पर्यावरण को उलट पलटने की स्वतंत्रता देना। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो बिल्कुल सही है। यानी क्यों ना कहीं ना कहीं आप देखते हो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। तो ऑप्शन नंबर भाई पॉजिटिव में है, तो 2 से ज़्यादा अगर पॉजिटिव होते हैं तो मैं उसको डी ले लेता हूँ। अगर थोड़ा सा भी एक निगेटिव है तो भी हम डी ले लेते हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि एक से ज़्यादा क्वेश्चन के आंसर हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करेंगे। देखिएगा, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आपने क्वेश्चन किया भी होगा, किताबों में ये क्वेश्चन अक्सर मिल जाता है। सारे क्वेश्चंस तो यहाँ पर हम जितने भी बताए होंगे आपको, बहुत सारे आज आपको नए क्वेश्चन मिले होंगे, लेकिन आज 28 देखिएगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कह रहा है कौन आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है? वे हमेशा सफल होते हैं, उन्हें कार्य करने में आनंद आता है। हो सकता है अभिप्रेरित बच्चा बहुत इंपॉर्टेंट है। वे कार्य करते समय उच्च ऊर्जा, बिल्कुल अच्छी बात है। वे चुनौतियां भरे कार्य करना पसंद करते हैं, क्योंकि चुनौती नहीं होंगी जीवन में तो हम लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 के साथ चला जाएगा। वे हमेशा सफल होते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अभिप्रेरित बच्चे, फेल होना बहुत जरूरी है। मैंने कहा फेल होना बहुत जरूरी है, इसलिए मैंने ये भी कहा अपने वीडियोज़ में कि अगर क्वेश्चन इस वीडियो में गलत हो रहे हैं तो गलत होना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही तो गलत होंगे तभी तो आप एग्जाम में सही करोगे। इसलिए याद रखिएगा, हर बच्चा सफल होना एक अच्छी बात नहीं होती है, यानी जीवन में फेल होना बहुत ही जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 29, सेकंड लास्ट की बात करेंगे। बहुत बढ़िया, नेक्स्ट वन। वह कौन सी विधि है जिसमें किसी वस्तु या तथ्यों के घटकों को विभाजित किया जाता है? बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन, बहुत अच्छे। बात करेंगे गाइज यहां पर इस क्वेश्चन की
तो आप ये कहेंगे कि वह कौन सी विधि है जिसमें किसी वस्तु या तथ्यों के घटकों को विभाजित किया जाता है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये कह रहा है क्वेश्चन कि एक समस्या है मेरे पास, एक समस्या है मेरे पास जिसको मैंने नाम दिया है P, और इस P समस्या को उसने क्या करा, छोटे छोटे P1, P2, P3, PIN2, D2, C2 ये उनके बच्चे हैं, इसके बच्चे हैं ये। मतलब ये कहना ये चाहता है कि एक समस्या है P और इसको मैंने छोटे छोटे पार्टों में बांट दिया है और इसका एक एक पार्ट का एनालिसिस करा है, विभाजित करके उनका अध्ययन करा है। तो इसको हम कहते हैं विश्लेषण विधि। याद रखना है, जब भी कहे कि एक समस्या, एक वस्तु, उसको छोटे छोटे पार्टों में, भागों में विभाजित करके अध्ययन करना कि भैया ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, तो भैया ये हमने कहा विश्लेषण विधि होता है। जब सभी पार्ट मिला दें तो वो संश्लेषण होता है, क्योंकि संश्लेषण का उल्टा होता है विश्लेषण। याद रखिएगा, जैसे इंडक्टिव का डिडक्टिव होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एंड लास्ट वन क्वेश्चन है गाइस, बहुत बढ़िया क्वेश्चन नंबर 30। लाइक ठोको और चैनल को सब्सक्राइब करो। आपको विश्लेषण संश्लेषण में फ़र्क नहीं पता है तो आपको सर्च करना है गुरुजी वर्ल्ड पर, सिद्धांत सर्च करना है। कौन सा सिद्धांत मैं बता देता हूँ, कौन सा सिद्धांत है भैया, कमेंट करिएगा फटाफट। ब्लूम का सिद्धांत, ब्लूम टैक्सोनॉमी या ब्लूम का सिद्धांत बाय गुरुजी वर्ल्ड ट्रिक। ने ट्रिक से बताया है, कैलकुलेटर की ट्रिक है, बहुत ही गजब की बताया है उसमें। ठीक है, मोबाइल या कैलकुलेटर का बताया हुआ है। विद्यालय में अनुशासन स्थापित करने का उत्तरदायित्व है प्रधानाध्यापक का, शारीरिक शिक्षक का, अध्यापकों का या प्रबंध समिति का। भैया अध्यापक इम्पोर्टेंट है, अध्यापक इम्पोर्टेंट है, प्रधानाध्यापक इतना नहीं है। क्योंकि अगर किसी विद्यालय में 5 अध्यापक हैं और एक अगर प्रधानाध्यापक है तो क्या हर अध्यापक की जिम्मेदारी प्रधानाध्यापक लेगा? भाई अध्यापक भी तो इम्पोर्टेंट है, अध्यापक को किस तरीके से हैंडल करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। ठोको लाइक गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, रेड बटन प्रेस हो जाना चाहिए, चाहे उसके ऊपर बैठ जाओ, मुझे नहीं पता। हमारा परिवार है आप, और जाओगे कहाँ, आपको खींच के अपने परिवार में डाल लेंगे। जी हाँ, बहुत बढ़िया। जय हिंद, वंदे मातरम। ठोको लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करो, और गुरुजी वर्ल्ड के टेलीग्राम से जुड़ने के लिए, फ्री में PDF पाने के लिए गुरुजी वर्ल्ड के टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम को डाउनलोड करके उसमें सर्च करेगा GURUJI एक स्पेस WORLD, पहला ग्रुप आए, अच्छी तरीके से देख लीजिएगा, वही ग्रुप है। चैनल को ग्रुप में जुड़ जाएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, आदाब, सत श्री अकाल, जय महाकाल, इंकलाब, जिंदाबाद।